Serial number 3. for password managers. आप शुरू कर दीजिए, वो अभी है नहीं इसलिए वो पासओवर कर रहा है ना, वो आ जाएंगे जब तक बता देना। अभी आए तो थे जनकर साहब, तो DV1 में एक मैटर है 37 में, तो हाँ तो वो कर देंगे ना, जब तक आप शुरू कर दो। करना है ना बहस, हाँ करना है। तो ऐसे ही एक एक दो करके सब पास ओवर हो जाएंगे, फिर बहस कैसे होगी। The appeal was admitted on 19/12/2008. Question of law is whether the court below committed an error of law in declaring the claim of the plaintiff under section 12(1)(c) of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act 1961, especially in on admitted on 19/12/2008. 1912 2008. पढ़ो वेदर Whether the court below committed an error of law in declaring the claim of the plaintiff under section 12(1)(c) of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act 1961, especially in the view of the fact that defendant have denied the derivative title. Second is whether the state of oral and documentary evidence on record, the court below committed an error of law in holding that the landlord-tenant relationship exists between the parties, especially in view of the fact that the plaintiff failed to establish relationship between Gangaram and defendant, and that the plaintiff was admittedly not the owner of the suit accommodation. वो बता दीजिए जरा कि ये और ओरिजिनल ओनर कौन था, क्या क्या ये रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है, नॉन रेसिडेंशियल? Residential premises. रेसिडेंशियल, तो ये किस कौन इसका ओनर था? The plaintiff said that the Manikchand Ruthia, one Manikchand Ruthia was the owner. मानिकचंद Manikchand Ruthia. क्या लोटिया Ruthia. किया? Ruthia. हाँ, अरे आप बता दीजिए फैक्ट। ये बता दें, बिकॉज इफ आई विल से हैं? यही बता दें, तैयारी कर मैं बता सकता हूँ। फैक्ट बता दो ना, आप बता सकते हो तो मना थोड़ी करेंगे बस। सर प्लेंट पे हमारा केस ये सूट फाइल किया मानकचंद रूठिया ने। क्या मानकचंद रूठिया ने ही सूट फाइल किया सर। माना क्या कि माने के? मानक मानक, हाँ। मानकचंद रूठिया का ये कहना है कि सर ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, बहुत पुरानी, बाप दादाओं के समय से हमारे नाम चली आ रही है, जिसमें ये किराएदार, किसके? ये हमारे बाप दादाओं के समय से किराएदार। आपने प्लीडिंग में क्या कहा है? प्लीडिंग में पढ़ देता हूँ सर, इसमें जो लिखा है, ये बगडी खाना वार्ड क्रमांक 23 छावनी सीहोर नगर पालिका सीमा में स्थित है, जिसका संपत्ति कर वादी नगर पालिका परिषद सीहोर को अदा कर। बता दीजिए थोड़ा सा। सर इसमें एक्चुअली जब इनका एविडेंस हुआ, हमने इनको डॉक्यूमेंट से कन्फ्रंट किया था। मानकचंद रूठिया के बेटे हैं विनय रूठिया, उनके अगेंस्ट टेनेंट पार्टी ने एक FIR करवा दी थी असॉल्ट की। जी। विनय रूठिया, उनके अगेंस्ट टेनेंट पार्टी ने एक FIR कराई थी असॉल्ट को लेकर। हाँ, स्पॉट पे टेनेंटेड प्रीमाइसेस में डिस्प्यूट हो गया था, तो टेनेंट पार्टी ने एक FIR करा दी मानकचंद के बेटे विनय के अगेंस्ट कि इन्होंने हमको मारा पीटा, जबरदस्ती करी। उसमें पूरी क्रिमिनल ट्रायल चली, क्रिमिनल ट्रायल पूरा चला था, और हमको जो विनय है, जो अक्यूज थे, उनको एक्विटल मिला। उस एक्विटल का जो जजमेंट है सर, उसको एग्जिबिट, हाँ, इन्होंने FIR करा दी। उसका जो क्रिमिनल ट्रायल है सर, उसका जजमेंट इस केस में एग्जिबिट मार्क करवाया गया है, जिसमें ये जो टेनेंट्स हैं, इनके बयान हुए थे, और उसके बेसिस पे कोर्ट ने उसमें जजमेंट में लिखा कि इनके सबके बयान हुए और इन सब ने एक्सेप्ट किया है कि ये विनय रूठिया और इनकी फैमिली हमारे लैंडलॉर्ड है और हम टेनेंट हैं, और हमने किराया नहीं दिया। उस बात से विवाद को लेकर, और स्पॉट पे हम क्योंकि कुछ निर्माण करना चाहते थे और पेड़ वगैरह काट रहे थे, तो हमारा विवाद हुआ, तो विनय वहाँ आए थे। ये पूरा स्टेटमेंट इनका वहाँ जो क्रिमिनल में रिकॉर्ड हुआ, उसका पूरा विवरण उस जजमेंट में, और फिर अल्टीमेटली उनको एक्विटल हुआ। उसमें वो जजमेंट एग्जिबिट कराया गया और उनको क्रॉस में उस जजमेंट से कन्फ्रंट भी किया गया
तो वो एक एडमिटेड फैक्ट है जो दोनों कोर्ट ने, क्योंकि इनका ये डिफेंस आया कि ये प्रॉपर्टी स्टेट की है। स्टेट हमारा मानव चंद का स्टेट के साथ एक लिटिगेशन चल रहा है, उसकी सेकंड अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें स्टेट की तरफ से डिक्लेरेशन ये आ गया था कि मानव चंद इज नॉट द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, सूट डिस्मिस हो गया, उसकी सेकंड अपील पेंडिंग है, दैट इज बिटवीन मानव चंद एंड स्टेट। तो ये पूरा डिफरेंस उसी को लेके चले स्टार्टिंग से कि हमने कोई डिनायल ऑफ टाइटल नहीं किया, आई हैव प्लेस्ड टाइटल इन द स्टेट, मानव चंद इज नॉट द ओनर, और the dispute is pending. We defended saying that that is separate and the appeal is pending. इस केस में दो चीजें हमें बता दीजिए। पहली चीज प्लीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप, सेकंड थिंग डिनायल ऑफ टाइटल। जी सर, डिनाइल ऑफ टाइटल तो एक है 12(1)(c) का, एक और उसी में था 12(1)(c) में कि इन्होंने कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन वहां रेज करके प्रॉपर्टी का नेचर चेंज कर दिया, उस पे भी दोनों कोर्ट की कॉन्करेंट फाइंडिंग। रिलेशनशिप का हाँ, रिलेशनशिप अगर इस्टेब्लिश, रिलेशनशिप का भी झगड़ा है ना। रिलेशनशिप पे सर हमारी प्लीडिंग तो यही थी कि इनके जो बाप दादाओं के समय से इनको इंडक्ट किया गया, ये रह रहा है, दिस वाज द सिंपल प्लीडिंग। इनका WS में सीधा सीधा Contention in the plan, जी who was the tenant and who was the landlord? सर, ये इनका परिवार इकट्ठे रहता था, इसमें दो भाई थे, मुंशी लाल और गंगा प्रसाद। ये जो जिनको इम्प्लीड किया गया है, ये मुंशी लाल के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। ये मुंशी लाल और गंगा प्रसाद दो भाई थे, और मुंशी लाल के दो लड़के थे, राम नारायण और रूप नारायण। Tenant ने अपने जवाबदारी में किसको मालिक माना है, किसको स्टेट को, स्टेट को हमें डिनाई कर दिया ये बोल के कि स्टेट की ओनरशिप है, और मानव चंद जो दावा था अपना वो स्टेट के अगेंस्ट हार गए हैं। हमने किसी का टाइटल डिनाई नहीं किया, स्टेट इसका मालिक है। हमने कभी कोई रेंट रसीद नहीं इशू किया, कोई रेंट नहीं पे किया, वो सीधा डिनाई करते हुए गए। अभी वहां पर देखिए प्लीडिंग उसकी क्या है रिलेशनशिप की। सर प्लीडिंग जो रिलेशनशिप की है वो अमेंडमेंट से आई है, वो रूप नारायण से बता रहे। रूप नारायण रहे मालिक, मालिक नहीं, किराएदार। किराएदार हमारा क्या? उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा हमारा कहना है। इनका दावे में क्या कहना था? हाँ, इनके दावे में सिर्फ एक पैराग्राफ है सर, प्लेंट का वो मैं पढ़ देता हूँ अगर आप बोले तो। रूप नारायण से कह रहे हैं। पढ़ने के पहले मुझे आपने पढ़ के जो समझाओ वो बता दीजिए। हाँ मैं सर, नंबर 1, दे आर नॉट दी ओनर्स, इनकी सेकंड अपील हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है। नहीं वो एक अलग वो एस्पेक्ट हो अलग है। गया। अब रह गया लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप। दोनों अदालत ने डिग्री किया है कि रिवर्सल? नहीं, दोनों अदालत ने खारिज किया इनका दावा। स्टेट वाला नहीं ये वाला, ये तो डिग्री हुआ, ये डिग्री दोनों अदालत से डिग्री ये हुआ तो है। डिग्री हुआ 12(1)(c) 12(1)(c) डिनायल ऑफ टाइटल पे ओनली। और अलावा और न्यूसेंस। न्यूसेंस। अब जब ये दोनों अदालत ने 12(1)(c) पे दावा डिग्री किया है, तो ये बताइए इन्होंने अपने आप को मालिक की किसको मालिक कहा और किसको किराएदार कहा? हमने स्टेट मालिक है ये बोलते हुए आ रहे हैं कि पहले वादी क्या कह के आया? हाँ, वादी खुद को मालिक कहते हुए आया सर। प्लेंट में नाम बताइए। मानव चंद रूठिया मानिक चंद लूटिया को मालिक कह रहा है, खुद को मालिक कह रहा है। और किसका किराएदार बोल रहा है? किराएदारी के बारे में क्या बोल रहा है? किराएदारी के बारे में ये कह रहे हैं कि प्रतिवादी गण के पति ऑब्लिक पिता राम नारायण श्रीवास्तव किराएदार थे। इसके मानव चंद रूठिया के, प्लेंटिफ के। नहीं एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ लॉ की लाइन में मेरा ऐसा मानना है ये मानिक चंद के अपने आप को इसमें कोई डेरिवेटिव टाइटल की बात आ रही है। सर वो वैसा क्वेश्चन ऑफ लॉ बना हुआ है, एक्चुअली किसी की डेथ वगैरह का नहीं है, वो केवल मानव चंद रूठिया का टाइटल सिंस वो स्टेट के पास। who inducted plan defendants father राम नारायण? ये इनका एलिगेशन यही है कि मानव चंद रूठिया ने इंडक्ट किया। कहाँ है एलिगेशन? चरण क्रमांक 1A अमेंडेड प्लेंट देखेंगे। एक आ हाँ, इसमें ना कोई डेट है, ना रेंट नोट है, ना रेंट एक रिसीट। आ पड़ी
यह है कि इस भवन में प्रतिवादी गण के बग्गी खाना लिखा है। सर ये इसका अमेंडेड जो प्लेंट है 1A, 1 है बग्गी खाना वाला। हाँ ये कि ये सुबह में है। जी, ये अमेंडमेंट से जुड़ा है सर, ओरिजिनली तो इन्होंने ये कुछ नहीं कहा। हाँ, यह है कि इस भवन में प्रतिवादी गण के पिता पति पिता राम नारायण श्रीवास्तव किराएदार थे, जिनका निधन हो गया है, और उनकी मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी गण के किराएदार के वैध प्रतिनिधि होने के कारण वादी के किराएदार हुए। इसका मतलब है ना, इन्होंने इसमें ये नहीं लिखा कि जो है वादी के ये किराएदार थे। ये कहाँ लिखा है कि वादी प्रतिवादी गण के पति वादी के किराएदार थे। इतनी ट्रेडिंग है सर इसमें तो। अच्छा, ये प्लीडिंग हो गई। आपने मना कर दिया, आपने कहा स्टेट मालिक है, हम इनके किराएदार नहीं है। जी, अब एविडेंस क्या है इसके बारे में? एविडेंस में दिखा देता हूँ सर। एविडेंस में इन्होंने बहुत सारी चीजें एडमिट की हैं। PW1 मानव चंद रूठिया है एविडेंस रिलेशनशिप के बारे में क्या है? सर। कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो ये बोल के दी है कि एक किसी राम प्रसाद वॉज दी टेनेंट। राम प्रसाद। जी, राम प्रसाद और गंगा प्रसाद, दो लोग, गंगा राम या गंगा प्रसाद ऐसा नाम है, ये दो लोगों का नाम है, और राम इनसे प्रसाद। हमारा कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होता है। कोर्ट ने कह दिया राम प्रसाद और गंगा राम। राम प्रसाद और गंगाराम, ये दो लोग थे जो कि किराएदार थे, ठीक? हाँ ऐसा है। और राम प्रसाद गंगाराम के आप कौन है? हम कोई नहीं है, ये एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है कि ये हमारे पूर्वज है। तो ये राम प्रसाद और गंगाराम इसमें किराएदार थे, ये दावे में कहीं लिखा है क्या? सर ये इनके पैराग्राफ तो सिर्फ एक ही है सर, राम नारायण के बारे में। वो राम, अगर ट्रायल कोर्ट के 2-3 पैराग्राफ पढ़े तो शायद फैक्ट्स। पढ़ेंगे ना, क्यों नहीं पढ़ेंगे? जी, जो हमने देख रहे थे, आपने पढ़ने के बाद एडवोकेट फैक्ट्स क्या निकल कर आ रहे हैं। एक तो आपने बताया तो एक एडमिटेड फैक्ट ये। कोर्ट ने माना कि राम प्रसाद गंगाराम किराएदार थे, हाँ, है ना? गंगा प्रसाद। राम प्रसाद गंगा प्रसाद, क्या क्या बोले, राम प्रसाद या गंगा प्रसाद, क्या बोला आपने? सर एक आध शब्द क्या होता है, फिर वो गलत लिख जाएगा। हम जो ऑर्डर करेंगे सर ना, वो उसमें कहीं कहीं हम गंगा, राम प्रसाद लिखेंगे कि गंगा प्रसाद लिखेंगे, दोनों पे ही नाम आया है। तो हमें एक प्रसाद लिखा गंगा, तो ये राम आप गंगा प्रसाद लिखिए सर। राम प्रसाद को क्या लिखें? उसको छोड़ दें सर, सिर्फ गंगा प्रसाद लिखिए सर। तो गंगा प्रसाद, जी, गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद ठीक है। कोर्ट ने गंगा प्रसाद को किराएदार माना, और ये गंगा प्रसाद का आपका कोई संबंध नहीं है। हमारा कोई संबंध नहीं है। और ये गंगा प्रसाद को कोर्ट ने किराएदार किस आधार पर माना? सर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, रेंट रिसीट है, और कोई कॉर्पोरेशन की दस्तावेज है जिसमें कि इनका गंगा राम का नाम, गंगा प्रसाद या गंगा राम का नाम एज अ टेनेंट आया है। अब एज अ टेनेंट आया है, वो भी इन्हीं के टेनेंट है, वो भी नहीं आया, सिर्फ एज अ टेनेंट इनका नाम कभी सर वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड्स में लिखा रहता है कि सो एंड सो इज द टेनेंट, वैसा लिखा हुआ। गंगा प्रसाद की कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना एस्टेब्लिश है ना है भी नहीं। आप या तो सर मैं ट्रायल कोर्ट के जजमेंट से 2-3 पैराग्राफ पढ़ दूं जिससे और हाँ, पढ़ facts- रहे हैं। तो एक तो गंगा प्रसाद एलियस गंगाराम को कोर्ट ने किराएदार माना, और मानिक चंद से जो है, मानव चंद मानिक चंद ने कभी कोई आपको इंडक्ट नहीं किया। अच्छा, एविडेंस एविडेंस के कोर्ट ने क्या ओरल एविडेंस के आधार पर दावा डिक्री किया है? ओरल है, और एक वोटर लिस्ट में कुछ नाम है, उससे कोर्ट ने फैमिली ट्री ड्रॉ करने की कोशिश की है। वो फैमिली ट्री में भी हम नहीं आते, इनकम्प्लीट फैमिली ट्री ड्रॉ करने की कोशिश की है। इनसे इनसे पूछ लें। हाँ पूछ लो। आप बताइए, क्यों फिर बार बार ये पहले बताएंगे फिर आप बताओगे? आप तो सीधे सीधे अपना केस बता दीजिए। सर ये आप देखेंगे एक एग्जिबिट P3 देखेंगे, किरायानामा सर। मैं डॉक्यूमेंट्स एग्जिबिट्स दिखा देता हूँ, फिर मैं लॉर्डशिप्स को डिफेंडेंट की क्रॉस पढ़ाऊंगा सर, क्योंकि उसमें एडमिशन एग्जिबिट D3। P3 सर, P3 किरायानामा।
क्योंकि नहीं ये फैमिली ट्री का आ रहा है, इशू आ रहा है सर, ये किरायानामा, हाँ सर, ये तो रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया ना। हाँ सर। गंगा प्रसाद, इसमें गंगा प्रसाद वल्द गणपत राम है सर, किराएदार, और मकान मालिक है सेठ मानक चंद। ये एक डॉक्यूमेंट है। उसके बाद P4 देखेंगे सर, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट और 2013 13 का है सर। चालू है। जी सर। इसके बाद क्या लिखा है, कौन सा मकान है, एक मकान नंबर बग्गी खाना, जी सर, मकान नंबर कोठा, जी सर, कोठा सर, है ना, एक कोठे किराए पर है केवल। जी सर हमारे पास 4-5 कमरे हैं, किराए पे नहीं है, हम तो कह रहे हैं हम हमारे एंसेस्टर के समय से हम रहते हैं। इसको इन्होंने डिस्प्यूट नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को ये कह के डिनाई करने की कोशिश करी है कि हमारा इस व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। दे हैव नॉट डिनाइड द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट या ये प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, वो सब नहीं, सिंपली दे फ्लैटली सर ये तो हमारे कोई संबंध नहीं है। नाउ किरायानामा हो गया। एक उसके बाद P4 देखेंगे सर, रसीद एक किराए की काउंटर फॉइल एक पेश करी गई है इसमें। ये भी ये इसमें गंगाराम का नाम आया है सर, और उस गंगाराम, तो प्रसाद से गंगाराम ऐसा चेंज हो गया। हाँ ठीक है कोई बात, गंगाराम। इसमें एक चीज और लिखी है सर, ये गंगाराम पिता का नाम वही गणपत, जो अभी डॉक्यूमेंट था उसमें फादर का नाम गणपत ही था, तो गंगाराम गणपत, और वास्ते रूप नारायण लिखा है सर, वास्ते रूप नारायण। जमा करने वाला ये वास्ते रूप नारायण, निवास इतना इतना 50 रुपया, ये जमा करने वाले की रूप नारायण। अब इसमें सर ये जमा करने वाले के उसमें दस्तखत भी है रूप नारायण, ये इम्पोर्टेंट है, ये और आगे जाके अभी क्लियर हो जाएगा। हमने जो फैमिली ट्री इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और आगे मैं जो दिखाऊंगा सर उससे जो आया वो फैमिली ट्री अगर आप थोड़ा सा बस बना लेंगे तो ये हो जाएगा। सबसे ऊपर आएगा गणपत राम, और गणपत राम के दो लड़के हैं, मुंशी लाल और गंगा प्रसाद या गंगा राम, ये दो लड़के हैं। मुंशीलाल, हाँ मुंशी लाल, और दूसरा है सर गंगा प्रसाद ऑब्लिक गंगा राम, ये दोनों गणपत राम के लड़के। और मुंशी लाल से नीचे गंगाराम, गंगा राम, और मुंशी लाल के नीचे सर दो नाम और आएंगे लड़कों के, वो मुंशी लाल के बेटे हैं, पहला है राम नारायण और दूसरा है रूप नारायण। और राम नारायण के नीचे आएगा सर महेश, महेश है PW1, ही इज द सन ऑफ आशा देवी, और ये महेश और इनकी मदर आशा देवी ये सब मेन इस सूट में डिफेंडेंट बने। अच्छा ये लोग जो है ये एक्चुअल जिनके खिलाफ सूट फाइल हुआ, ये रूप नारायण के सॉरी राम नारायण के +1 heirs हैं जिनके खिलाफ ये सूट फाइल हुआ। महेश को मैंने इसलिए हाईलाइट किया सर क्योंकि वो PW1 बन के विटनेस बॉक्स में आए हैं। ये एक स्केची सा सर ये फैमिली ट्री है, इसमें आपने एग्जिबिट P3 और P4 देखा है लॉर्डशिप्स। इसके बाद ये एग्जिबिट P5 में जो नोटिस गया था उसमें हमने ये आशा देवी, प्रभात कुमार, सुरेश और महेश, ये चारों को नोटिस भेजा था सर। इसका इनकी तरफ से कोई रिस्पांस, चारों डिफेंडेंट्स आशा देवी, प्रभात कुमार, सुरेश कुमार और महेश, ऑल +1 heirs ऑफ राम नारायण। नारायण को भी नोटिस दिया था, राम नारायण की डेथ हो चुकी थी सर उस आपने नोटिस दिया, दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड। इसकी सब पोस्टल रसीदें P6 से P9 लगी हुई हैं सर। उसके बाद इनको तार से भी सूचना दी P14 से, जब ये कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे थे। P14 एक टेलीग्राम है, P15 भी है सर एक टेलीग्राम, ये दोनों एग्जिबिट कराए गए हैं। P16-17 पे फोटोग्राफ्स हैं जिनके नेगेटिव 16:9 और 17N करके एग्जिबिट कराए हैं सर, जो इन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह निर्माण किया। P20 इनके मकान जिसपे ये निवासरत हैं 19 और 20 उसकी फोटो है सर।
अब लॉर्डशिप देखेंगे P25। P23 भी देखेंगे। सर P23 तो बाद में देखेंगे सर, P25 P25 देखें सर, क्योंकि लॉर्डशिप पूछ रहे हैं मुझसे लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशनशिप, उसकी हमने क्या एविडेंस दिया है, क्योंकि हमारा टाइटल तो अभी देखा नहीं, क्योंकि ये तो डिनाई कर रहे हैं, वो बाद में। ये P25 देखें सर, इसमें ये नाम आ रहा है, ये क्या नाम आ रहा है? इसमें नाम रूप नारायण सन ऑफ मुंशी, नारायण नहीं श्रीमती नहीं है सर, वो श्रीमती ऑब्लिक करके लिखा है, नारायण रूप नारायण सन ऑफ मुंशी लाल। और इनका ये जो वार्ड नंबर की ये उसकी पर्ची है, सर्टिफिकेट है कि ये वहाँ के वोटर हैं। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ सर, वो ट्री में मुंशी लाल रूप नारायण, फादर और सन। और P26, लाल और रूपनारायण का संबंध हो गया। हाँ सर, ये फादर और सन हो गए। अब ये P26 में आप देखेंगे रूप नारायण का भाई राम नारायण, सन ऑफ मुंशी लाल। तो ये वो फैमिली ट्री को कंप्लीट करने के लिए कि ये दोनों सगे भाई थे, राम नारायण और रूप नारायण, और मुंशी लाल के लड़के थे। क्योंकि इन्होंने अपने डिफेंस में और अपने क्रॉस में हर जगह इनफैक्ट ये भी डिनाई कर दिया कि हमारा तो ये रूप नारायण से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि रसीद है, रेंट की रसीद, तो इन्होंने तो फ्लैटली डिनाई कर दिया। ये 25 और 26 उस चीज का डॉक्यूमेंट है। 27 जो है सर, ये भी वोटर लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एग्जिबिट कराया गया सर। इसमें Why these documents you are trying to show the relationship between them and their family and which they were denying. Problem is they were denying. ये तो साफ बना कर दिए कि ये तो ना हमारे चाचा हैं, ना हमारे कुछ हैं, ना दादा हैं, ना सब कुछ डिनाई करते गए। बिकॉज नोटिस इनको दिया था, इनके फादर, इनके अंकल सबकी डेथ हो गई थी, तो केस इनके खिलाफ शुरू हुआ, तो इन्होंने ऊपर से सबको डिनाई करना शुरू कर दिया। सर इसी में सर ये एग्जिबिट P27 आप देखेंगे सर, ये लिस्ट एक बार देखें, वोटर लिस्ट, इसमें लॉर्डशिप्स को दिखेगा सर, ये बग्गी खाना जहाँ लिखा है उसमें ये लेफ्ट में 9 नंबर आया है। इसमें गंगा प्रसाद वल्द गणपत राम, राम नारायण वल्द मुंशी राम, ये आया है सर। और आशाबाई वल्द राम नारायण, तीनों के नाम आ गए एक ही परिवार में, इसमें तीनों के नाम आ गए। गंगा प्रसाद गणपत राम, वो पूरा सब सारा सारा इसमें क्लियर हो गया। हाँ, अब इसके बाद सर P28 का वो जजमेंट जो हमने एग्जिबिट कराया था, जो मैंने लॉर्डशिप्स को बताया था सर, इसमें अक्यूज्ड विनय कुमार रूठिया थे। और इसमें लॉर्डशिप्स देखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे सर, आरोपी विनय कुमार, ये विनय कुमार इज सन ऑफ मानकचंद। आरोपी विनय कुमार के विरुद्ध 324 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 8/6/86 को 8:45 बजे दिन में बग्गी खाना छावनी सीहोर स्थित मानकचंद सेठ के मकान में सुरेश कुमार श्रीवास्तव के बाएं हाथ की उंगली में दांत से काटकर, पैरा 1 में सर वो इंसिडेंस लिखा है, पैरा 1 था सर, उसमें छोटा सा लिखा है, मानकचंद सेठ के मकान में सुरेश कुमार श्रीवास्तव के, सुरेश कुमार श्रीवास्तव डिफेंडेंट है सर, आशा देवी के लड़के हैं, इस केस में डिफेंडेंट है, राम नारायण के बेटे हैं। ये बेसिक केस था। इसमें सर लॉर्डशिप्स आएंगे, पैरा 8 देखेंगे सर, 8 और 9। पैरा 8 में आ रहा है, साक्षी क्रमांक 1 सुरेश कुमार, ही इज डिफेंडेंट हु हैज अपीयर्ड एज विटनेस इन दैट केस, ने अपने कथन में यह बताया कि करीब 2 साल पहले सुबह वह अपने मकान पर केवलू चढ़ा रहा था, तब आरोपी विनय ने केवलू ठीक करने से मना किया, गाली गलौज करने लगा, उस पर वो नीचे उतरा तो आरोपी ने उसे सर पर पीछे की तरफ मारा। जब वह अपना बचाव करने लगा तो आरोपी ने बाएं हाथ की उंगली में दांत से काटा। जब आरोपी ने दांत से काटा तो उसका भाई महेश, अब ये दूसरा डिफेंडेंट भी आ गया, महेश घर से आया और हरीश और बबलू उर्फ राजेश शर्मा तथा हरीश झगड़ा देखकर वहां आया। हरीश दुबे और बब्बल ने बीच बचाव किया तो आरोपी वहां से भाग गया। इसके बाद वह थाने में रिपोर्ट करने गया। पैरा नंबर 9 देखेंगे सर,
महेश श्रीवास्तव ने अपने कथन में बताया है कि 86 में उसका छोटा भाई सुरेश घर में केबलू चढ़ा रहा था। इतने में सुरेश ऊपर से नीचे उतरा तथा आरोपी सुरेश में चिल्ला चोट की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचा तो आरोपी सुरेश के बाएं हाथ की उंगली में काट रहा था। जब आरोपी ने दोबारा लकड़ी मारने की कोशिश की तो सुरेश ने खींच ली थी। उसके बाद ये भी आ गया। अब ये दोनों, इसलिए मैंने पढ़ा है सर कि ये दोनों डिफेंडेंट भाई, ये जो लैंडलॉर्ड है मेन, उसके बेटे के साथ क्या विवाद हुआ उसके विटनेस थे और गवाही दे रहे हैं यहाँ। अब सर पैरा 13 देखिए। साक्षी क्रमांक 1 सुरेश कुमार श्रीवास्तव डिफेंडेंट ने अपने कथन में चरण 5 में स्वीकार किया कि उसने स्वयं का मकान बतलाकर केबलू चढ़ाने की बात की थी और वो नीचे उतरा था। उसने यह भी स्वीकार किया कि मकान मालिक को 15 से 20 साल तक उसने कोई किराया नहीं दिया है। उसने आरोपी की ओर से दी गई सुझाव को अस्वीकार किया है कि आरोपी, ये फिर घटना के संबंध में आया है सर। 14 देखें सर। साक्षी क्रमांक 2 महेश श्रीवास्तव अभियोगी सुरेश का भाई है। अपने कूट परीक्षण के चरण 3 में स्वीकार किया है कि जिस मकान में वह रहता है वह मानक चंद का मकान है और 5-6 साल से किराया नहीं दिया। उसने कूट परीक्षण के चरण में बताया है कि सुरेश ने छत से उतरकर टामी उठाकर मारा हो तो उसे नहीं मालूम, आरोपी को मारा हो तो गलत बात है। उपरोक्त साक्ष्य के अलावा अन्य कोई साक्ष्य नहीं है। दोनों साक्षी अभियोगी सुरेश और महेश सगे भाई हैं और आरोपी के मकान में रहते हैं जिस पर किराया नहीं दिया। कोर्ट ने फाइंडिंग भी दे दी इनकी खुद की गवाही के बेसिस पे कि जिस मकान में रहते हैं मानक चंद का है, किराया नहीं दिया है, विवाद किया। कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि विवाद की जड़ यही है। एंड देन माय लॉर्ड्स अल्टीमेटली, और इसमें पैरा 15 में भी सर नेक्स्ट पेज में नीचे से 10वीं 12वीं लाइन है, इसमें भी कोर्ट की फाइंडिंग है सर। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट अथवा आरोपी की चोट के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से दिया गया बल्कि इन तथ्यों को रिकॉर्ड पर लेने से छुपाया गया है और मकान मालिक तथा किराएदार का झगड़ा अलग से दोनों पक्षों के बीच है। ऐसी स्थिति में संभव है कि आरोपी ने अभियोगी के साथ मारपीट की, परंतु यह भी प्रबल संभावना है कि आरोपी पक्ष ने आरोपी के साथ मारपीट की हो तो उसे प्रत्युत्तर में आरोपियों ने, ये यहाँ पर दोबारा ये चीज आई है, ये 3 पैराग्राफ्स में इनकी खुद की एविडेंस को कोर्ट ने एनालाइज किया कि इन्होंने एडमिट किया है कि जिस मकान में रहते हैं वो मानक चंद का है और किराया नहीं दिया हमने 5-6 साल से। एंड देन कोर्ट हैज गिवन अ फाइंडिंग कि ये किराएदार हैं, वो मकान मालिक है और उसी का विवाद है और इनका झगड़ा होगा। तो दिस वाज अनदर डॉक्यूमेंट माय लॉर्ड व्हिच वाज एग्जिबिटेड बिफोर द कोर्ट। क्या है सुरेश के महेश के स्टेटमेंट भी पेश किया है? नहीं, उनके स्टेटमेंट नहीं है बट ये जजमेंट हमने और इनको कन्फ्रंट किया था इस जजमेंट से जब ये क्रॉस में आए हैं। आपको वो क्रॉस दिखा देता हूँ सर मैं, जो महेश PW1 क्रॉस में आए हैं, इनसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स एडमिट कराए गए। DW1 महेश। इसका सर पैरा 6 है जहां से DW1 महेश है, हाँ DW1 महेश है। DW2 भी महेश है। नहीं सर, DW2 हरि प्रसाद है सर और DW3 रामदास है। ये इसे तो ये DW1 है। हाँ, ये DW1 है सर, यही टेनेंट की तरफ से। इसके अलावा कौन कौन से हैं उसके नाम बताना। वादी का सर PW1 है मानक चंद्र रूठिया स्वयं और PW2 है सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र जी सर, और दो हैं, 2 गवाह हैं। इनका महेश चंद। हाँ, महेश DW1 सर, DW2 इज हरि प्रसाद सक्सेना and DW3 is रामदास पुत्र किशोरी लाल राठौर। प्रसाद हरि प्रसाद सक्सेना DW2 और रामदास और थर्ड है रामदास सन ऑफ किशोरी लाल। तो टेनेंट्स में सिर्फ DW1 आया है विटनेस बॉक्स में और प्लेंटिव लैंडलॉर्ड खुद आया है PW1। इनका DW1 का भी स्टेटमेंट रेलेवेंट है सर, महेश का पैरा 6 ऑनवर्ड्स। जी सर, कंप्लीटली इवेजिव स्टेटमेंट दिया है, सब जगह डिनाइल। इतने डॉक्यूमेंट को सबसे कन्फ्रंट करने के बावजूद हर चीज को फिर भी डिनाई करते चले गए। ये लिख रहे हैं मैं जन्म से वादग्रस्त मकान में रह रहा हूँ, मेरे पूर्वज भी वादग्रस्त मकान में रहते थे, मेरे पिता राम नारायण एवं राम नारायण के पिता मुंशीलाल, बस इतना एडमिट किया है।
राम नारायण अकेले थे, उनका कोई भाई नहीं था। रूप नारायण नाम का कोई आदमी मेरे पिता का भाई नहीं था। मुंशीलाल कितने भाई थे मुझे जानकारी नहीं। अब दादाजी कितने भाई थे वो भी डिनाई करके मुझे जानकारी नहीं है। मुंशीलाल के भाई गंगाराम के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। मुझे जानकारी है नहीं है कि नगर पालिका में भवनों में रहने वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख रहता है या नहीं। नगर पालिका में प्रदेश P25 का प्रमाण पत्र, ये जो हमने कॉन्फ्रेंट का दिया हो, तो मुझे जानकारी नहीं है। 25 व 26 के प्रमाण पत्र नगर पालिका ने दिए हो तो मुझे जानकारी नहीं है। यह सही है कि राम नारायण के पिता का नाम मुंशीलाल है। नगर पालिका की वोटर लिस्ट P27 में मेरे पिता के साथ रूप नारायण नाम के व्यक्ति का उल्लेख हो तो मुझे जानकारी नहीं। अब ये डायरेक्ट हमने वो डॉक्यूमेंट दिखाया कि आपके चाचा का नाम है, वल्दियत आ रही है उसमें, उसको भी डिनाई, मुझे जानकारी नहीं। P27 की लिस्ट में मेरे दादा मुंशीलाल के भाई गंगा प्रसाद का नाम को उल्लेख है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हमने वादग्रस्त मकान किसी से नहीं खरीदा, ना ही वादग्रस्त की जमीन किसी से खरीदी है। मैं वादग्रस्त मकान की जमीन शासकीय मानता हूं, किसी से नहीं खरीदी है। मुझे ये जानकारी नहीं है कि मेरे पूर्व जो वादग्रस्त मकान एवं जमीन किस प्रकार से प्राप्त हुई। कलेक्ट्रेट के कर्मचारी नापतोल करने आए थे, उन्होंने बताया था कि जमीन शासकीय है। मैं जमीन के स्वतः के संबंध में मैंने कोई अभिलेख नहीं देखे हैं। 20-25 साल पहले नब्ती के समय मुझे शासकीय जमीन होने की जानकारी दी थी। हम शासकीय जमीन पर अतिक्रमण नहीं मानते हैं, पूर्वजों के समय से रहते चले आ रहे हैं, इसलिए उसे अपना मानते हैं। मैंने वादग्रस्त मकान के संबंध में कभी नगर पालिका में कभी कोई टैक्स जमा नहीं किया है। नगर पालिका के रजिस्टर में वादग्रस्त मकान दर्ज है या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। नगर पालिका के रजिस्टर में पिता 2 रुपए प्रति माह से वादग्रस्त मकान के किराएदार होना दर्शित हो तो मुझे जानकारी नहीं है। स्वतः कहा कि हमने किराया कभी नहीं दिया। नजूल विभाग के फैसले की नकल प्रकरण में प्रस्तुत की है या नहीं उसकी मुझे जानकारी नहीं है। शासन के विरुद्ध कोई स्वत्व घोषणा का दावा पेश नहीं किया है। D1 लगाए D4 के फैसलों में वादग्रस्त मकान का उल्लेख है या नहीं जानकारी नहीं है। 86 में विनय रूठिया के खिलाफ थाने में शिकायत की थी। यह गलत है कि हम बिना अनुमति के दुकान पर केबलू चढ़ा रहे थे, जिसके बारे में विनय रूठिया ने रोका था, इसलिए रिपोर्ट की थी। स्वतः कहा कि मेरे मजदूरी के पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए रिपोर्ट की थी। सही है कि उस रिपोर्ट में न्यायालय में प्रकरण चला था और मेरे कथन हुए थे। उस प्रकरण में मेरा विनय रूठिया से समझौता हो गया था। यह गलत है, विनय रूठिया बरी। समझौता कुछ नहीं हुआ सर, पूरा जजमेंट मेरिट्स पे है, कहीं कॉम्प्रोमाइज पे नहीं है जजमेंट। यह गलत है कि हमने P28 के निर्णय में मेरे कथनों के आधार पर न्यायालय ने मुझे किराएदार होना लेख किया है। यह सही है कि हमने मकान में मरम्मत कराने की, परिवर्तन करने की मानक चंद से कोई अनुमति नहीं ली। स्वतः कहा मकान हमारा है इसलिए अनुमति नहीं दी। गलत है कि 73-74 से मानकचंद और उसके लड़के लगातार मकान में परिवर्तन करने एवं तोड़फोड़ करने से मना करते थे। सही है कि मकान के एक भाग में मैंने पंचर की दुकान खोल रखी। अब ये यूज चेंज हुआ है सर। दुकान करीब 30-40 साल पुरानी है। गलत है कि 2006-07 में मैंने पंचर की दुकान खोली है। सही है कि दुकान में STD PCO भी लगा है। स्वतः कहा कि मेरी दुकान में STD PCO नहीं है, मैंने सिर्फ दुकान पर STD PCO लिख दिया है, जो करीब 10 साल पहले लिखवा दिया था क्योंकि मैं STD PCO लगाने के मूड में था। मेरे घर पर स्वयं का टेलीफोन है, वहां कब कट गया है, मैं स्वयं के फोन से लोगों को बात करता था। सही है कि पंचर की दुकान में कंप्रेशर भी रखा है। मैं मोटरसाइकिल के पंचर जोड़ता हूं, बड़े वाहन के पंचर नहीं जोड़ता। गलत है कि बड़े वाहन की पंचर जोड़ता हूं, इसलिए ठोका पीटी भी दुकान में करता हूं। मैं अपनी दुकान का पंजीयन नहीं कराया हूँ। मानक चंद ने शासन के विरुद्ध जो दावा पेश किया उसकी जानकारी मुझे शुरू से है। मैंने उस प्रकरण में पक्षकार बनने के लिए कभी कोई आवेदन नहीं दिया। वादग्रस्त मकान की रजिस्ट्री मानकचंद के पास हो तो मुझे जानकारी नहीं है। वादग्रस्त मकान मानकचंद ने खरीदा हो तो मुझे जानकारी नहीं है। वादग्रस्त मकान मानकचंद के पूर्वजों ने खरीदा हो तो मुझे जानकारी नहीं है। मेरे पूर्वजों ने वादग्रस्त मकान किससे और कब खरीदा इसकी जानकारी नहीं है। वो तो ऊपर कह रही है, कह रहा है कि हमने खरीदा नहीं है। वादग्रस्त मकान में सबसे पहले मुंशीलाल रहने के लिए आए थे। मैंने मुंशीलाल को जीवित नहीं देखा इसलिए मैं नहीं बता सकता मुंशीलाल के परिवार में कौन कौन व्यक्ति वादग्रस्त मकान में रहते हैं। यह गलत है कि राम नारायण के परिवार में उसके भाई व भाभी की वादग्रस्त मकान में रहते थे। वादग्रस्त मकान का किराया मेरे पिता के भाई रूप नारायण देते थे। गलत है। स्वतः कहा कि राम नारायण के नाम का कोई भाई मेरे पिता का नहीं था।
मेरे पिता के समय से ही दुकान चल रही, वादग्रस्त मकान पहले रिहायशी था, उसे मेरे पिता ने दुकान खोली थी, हेडमास्टर थे। तो दिस इज हिज स्टेटमेंट। एवरीथिंग ही हैज डिनाइड, बट ऑल द एग्जिबिट्स माय लॉर्ड, व्हेन ही हैज बीन कन्फ्रंटेड ही हैज सिंपली सेड मुझे जानकारी नहीं। Doesn't say that whatever is written in those documents is incorrect, false. इसे मुझे जानकारी नहीं। और ये सारी जीनियोलॉजी जो है ये इनसे कन्फ्रंट करके एडमिट करा ली गई है। On these sets of evidence and admissions made by defendant, both courts have given a finding that the relationship of landlord and tenant is provable, and that is concurrent finding. और एक जजमेंट है सर इस पे कि इन्फरेंस क्या ड्रॉ किया जा सकता है इस टाइप की ओरल एविडेंस पे टेनेंट की, ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। पोर्शन ऑफ लॉ नंबर तो फिर तो गलत सा दिख रहा है। सर लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप जो ये बता रहे नहीं, हैं, क्योंकि अभी इस पोर्शन ऑफ लॉ जो बन रहा है मतलब जी। एक मिनट पढ़िएगा। यदि ये मतलब फैक्ट्स ये है, अभी लॉ की बात ही नहीं कर रहे, फैक्ट्स यदि ये हैं जो ऐसा कि इन्होंने बताया, तो साहब ने बताया, तो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ नंबर 1 जो है, वो whether डेरिवेटिव the टाइटल, courts below committed an error of law in decreeing the claim of the plaintiff under section 12(1)(c) of the Employee Government Control Act, especially in view of the fact that the defendants have denied the derivative title। ऐसा तो है नहीं कि डेरिवेटिव टाइटल डिनाई किया, टाइटल डिस्प्यूट किया हमने। आपने सिंपलिसिटी टाइटल डिस्प्यूट किया, रिलेशनशिप डिस्प्यूट किए, है ना। डेरिवेटिव टाइटल डिनाई का तो ये हो जाएगा कि ये मारक चंद ने खुद ने दावा लगाया और मारक चंद ने वो एग्री वो है एग्रीमेंट P3 बताया था इन्होंने एग्रीमेंट। टाइटल होना चाहिए सर, डेरिवेटिव टाइटल की बात करें। एक आप अगर इनका कंप्लीट हो गया तो मैं बता दूं। हाँ। मेरा तो मैं तो मैसेज कर रहा था, फैक्ट्स वाली मैं बाद में करूंगा जब ये केस E23 प्रेजेंट करेंगे। वो देख रहे हैं, वही क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन ऑफ लॉ जो बन जाते हैं ना, भले वो गलत बन जाए, उसके बारे में विचार तो करना पड़ता है ना। जी सर। जल्दबाजी में बन जाते हैं, हमसे भी बन जाते हैं, whether in the state of लेकिन oral एक and बार document, उसके लिए जो फाइनल रहेंगे लिए तो वो एक कलेश पैदा हो जाता है ना। सर लैंडलॉर्ड टेनेंट नहीं। रिलेशनशिप पे सेकंड वाला बना भले है गलत बना गया कोई, सर। गलत लेकिन उसको तो डील तो करना पड़ेगा ना। जो एकदम ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल ही गलत बना दिया किसी ने। सेकंड क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर देखें, हम लोग पढ़ रहे हैं whether in the whether in the state of oral and documentary evidence on record, the courts below committed an error of law in holding that the landlord tenant relationship exists between the parties, especially in view of the fact that the plaintiff failed to establish relationship between Gangaram and defendants, and that the plaintiff was admittedly not the owner of the suit accommodation. गंगाराम, गंगाराम से तो कहीं स्टैब्लिश नहीं होता सर, वो गंगाराम टेनेंट है, ये भी नहीं स्टैब्लिश होता। इनके हिसाब से सर गंगाराम में गंगा प्रसाद जो है वो गणपत के दो बेटों में से दूसरे बेटे हैं। हाँ बताइए क्या बता रहे थे एग्रीमेंट P23। P23 इनका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है सर। इसमें कुछ क्या है कि C के लिए टाइटल फिल करने की जरूरत नहीं है। मैं टाइटल ये सिर्फ डॉक्यूमेंट इसलिए दिखा रहा हूँ सर कि दिस इज द बेसिस ऑफ द सूट, एंड इसमें सूट प्रॉपर्टी तक नहीं लिखी है और वो पूरा उर्दू में है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। उसको ये अपने एविडेंस में कुछ और कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने खरीदा है और यहाँ कुछ और है। P23 तो हमारे तो समझ में आ नहीं रहा। हाँ, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इसकी वो करिएगा ट्रांसलेशन। हाँ इसका ट्रांसलेशन भी लगा है सर। P24 P24 इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ सर। P24 ही पढ़ा ना। P24 ही पढ़ रहा हूँ सर। मन के दरबार राजगढ़ मार्फत मुंशी दीनदयाल वकील सो दरबार राजगढ़ मुस्तकिल छावनी सीहोर, हमने अपना मकात का मकान, शागिर्द पेशा कारखाना, कमरा 3 चक्की, गाड़ी खाना, मौसुमा बग्गी खाना, खजांची लायक छावनी सीहोर,
जिसको हमने सेठ ध्यानचंद मालिक दुकान सेठ जस्सीमल हीरालाल महाजन दिल्लीवाल सदर सीहोर से अपने मतलबे हस्त रजिस्ट्री खरीद किया है, जिस पर हम काबिज व मालिक हैं। इसको अब नक्शा जेल बहदूद मिश्रा जेल दाखिली व खारिजी के बिल एवज 3150 रुपए सिक्के कलदार मित्र, जिसके 1575 रुपए 1000 रुपया सिक्के कलदार होते हैं, बदस्त सेठ मौजीराम रामकिशन रूखिया महाजन छावनी सीहोर दया व फरोख्त कर दी है। कौन सा मकान, कौन सी प्रॉपर्टी, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं इसका। That's why they have lost before the two courts. तो ये दावा जो लगाया है इन्होंने किस किस संपत्ति का लगाया है? हाँ, वो दावा देखेगा, दावे में जो लिखा है प्रॉपर्टी वो मकान नंबर वगैरह दिया हुआ है पहले पैराग्राफ में। प्रतिवादीगण वादी के नगर पालिका सीहोर स्थित भवन क्रमांक 149 स्थित बग्गी खाना में 2 रुपए प्रति माह से किराएदार हैं। और फिर इसको अमेंड किया है सर, 1 आ जोड़ा है। फिर इसमें कहा है कि इस भवन में प्रतिवादीगण के पिता ऑब्लिक पति ऑब्लिक पिता राम नारायण श्रीवास्तव किराएदार थे। हाँ पहले पहले उन्होंने पहले डिफेंडेंट को कहा, फिर राम नारायण का नाम लेके आए। अच्छा, बाकी ये जो पूरे नाम बता रहे हैं सर एविडेंस में जो पढ़ रहे हैं, उनका जिक्र नहीं मिलता दावे में। अगर मैं गलत हूँ तो ये बता दें। ये भी जो फैमिली ट्री जो एविडेंस से बनाया हुआ है उसमें से हमारा रिलेशनशिप अगर गंगा प्रसाद या गंगा राम तो भी मान लिया जाए, इससे हमारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। उसकी बिल्डिंग वगैरह तो नहीं है कहीं, या इन्होंने ऐसा कहा भी नहीं कि गंगा प्रसाद वॉज द ओरिजिनल टेनेंट और चूंकि हम उनके वारसान हैं तो हम टेनेंट हो गए, ऐसा भी नहीं कहीं आया है। P3 के बारे में कोर्ट ने क्या कहा है? P3 को रिलाई की। हाँ, like P3 के साथ P3, P4 एंड सर 25, 26, 27, 20 ये 6 डॉक्यूमेंट पे पूरा इन 6 डॉक्यूमेंट को ये डिग्री है ये किस एक कमरे की दी है कि 4 कमरे की दी है कि क्या काय की डिग्री दी है? सर ये जो पूरी इन्होंने टेनेंटेड प्रीमाइसेस जो हमने लिखा है उसमें लिखा है आपने? उन्होंने तो लिखा ही नहीं। 4 कमरे की देगी 8 कमरे हो तो क्या? इन्होंने भी क्रॉस में एडमिट के 4 कमरे हैं इनके पास। नहीं, इनके पास 4 कमरे हैं तो आपको कब्जा किस चीज का दिलाया जाएगा? सर इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। जो प्लेंट में लिखा होगा सर उसी का मिलेगा। क्या लिखा है? भवन क्रमांक हाँ, कितना बड़ा है? हाउस नंबर लिखा है सर। होगी ऊपर एरिया तक नहीं लिखा है इसमें, एरिया तक नहीं लिखा प्रिंट में। तो इसको इसको हम इसको प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मान लो डिग्री एग्जीक्यूट होने जाती है क्योंकि आपका जो P3 है उसमें एक कमरा लिखा है। सर म्युनिसिपल नंबर वो दिया है, गंगा प्रसाद का लिखा था ना, म्युनिसिपल का वो नंबर दिया है नंबर रोज बदलते रहते हैं। और प्रॉपर्टी का वो ये नगर पालिका का संपत्ति कर वो एग्जिबिट करा दिया सब फैक्ट ऑफ वन रूम सर। P3 के बाहर नहीं जा सकते बिकॉज कोर्ट हैज रिप्लाइड जी मैं गंगा प्रसाद सो फिर उससे भी ये चाहिए भाई। एक मकान नंबर बगी खाना में एक कोठा में किराए से क्या लिखा है? किराए से किराए से सेठ मानकचंद नाबालिग व विलायत सेठानी पार्वती बाई मालिक दुकान सेठ जसकरण जुम्मा लाल साकिन सीवर छावनी वालों को पड़क 2 रुपये माहवार किराए से लिया है। एक कमरे की बात इसमें आ रही है सर। और ये गंगा प्रसाद के नाम, अभी गंगा प्रसाद से आपकी रिलेशनशिप सिद्ध करने में कुछ हद तक सफल हुए हैं। फिर मैं अभी उसको बताऊंगा, इन्होंने आधा बताया, मैं उसको बताऊंगा गंगा प्रसाद से हमारा देख रहे थे
what is the description of the वो property? नहीं है सर, एरिया तक नहीं लिखा हुआ। बग्गी खाने में एक कोठ है किराए से। Whether you will be satisfied if you are given possession of one room only. नहीं, रूम तो नहीं सर, अब कोठे का मतलब कमरा है कि मकान है, क्योंकि आगे अंदर उसमें मकान शब्द भी आया है सर। 100 साल से कोठा ही होता है। सर जो सर एक बार इनकी गवाही और देख लें सर। कोठे का मतलब तो कोठा ही होता है। कोठा वो बड़ा हो सकता एक है। कमरे के अंदर इन्होंने उसका सब का भी कोठा भी जो है ना, कोठा भी जो है बहुत बड़े कोठे को कोठा भी नहीं बोलते। इसको फिर कोठी बोलते हैं बिल्कुल। जिस समय का ये अग्रीमेंट है, उस समय तो सर एक कमरे का मकान होता था। वो जिस समय का ये अग्रीमेंट है, इस समय एग्रीमेंट है एक कमरे का मकान होता था। आज के कमरे तो सर मुश्किल से 6 बाय 8 के में को भी कमरा ही बोला जाता है। तो डिग्री इज एग्जीक्यूटेड, फिर क्या फिर झगड़े होंगे? नहीं, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे अगर आप प्रॉब्लम है ना। सर, बट ये इशू आया नहीं है। इशू नहीं आया, लेकिन अब जब सब कुछ दिख गया है तो आप जी। डिग्री देते समय इसको जीवन को चूंकि दिलाई किया तो डिग्री क्या थी? सर डिग्री डिग्री थी कोठे की दी है कि 10 कोठे की दी है? इनके जो वादग्रस्त मकान में जिसमें ये रहते हैं, संपत्ति क्या बताइए? वो भी उसमें भी एरिया नहीं लिखा, बस मकान नंबर वादी के नगर पालिका सहयोग स्थित भवन क्रमांक 149 जी सर, किराएदार है जी, ना। उसी का कब्जा मिलेगा। भवन क्रमांक 149 ऐसे कैसे मिलेगा? उसका कब्जा बंस यदि इन्होंने जो है, आपका केस क्या है? सर अगर उस समय म्युनिसिपल नंबर नहीं डाला था, था ही नहीं, म्युनिसिपैलिटी ही नहीं थी एग्जिस्टेंस में 149 सर। 149 ये एक कमरे में आप किराएदार हैं, ये किराएदार हैं। अब किराया उसका एरिया कितना है सर, वो इसमें आया नहीं है, बट मकान नंबर आ गया सर। Once the relationship, once the tenancy was written tenancy, then you have to be confined to that document. If the tenancy is written, जी सर। the tenancy is oral, तो उसको चाहे जितना expand कर दो। सर बट ये क्वेश्चन तो एग्जीक्यूशन में ही अराइज हो सकता है, ये इस केस में तो अभी अराइज नहीं हो सकता अनलेस ये कहें कि ये तो बिल्कुल वेग है और हम किराएदार हैं बट इतने पोर्शन के नहीं है उसके हैं। ऐसा उस दस्तावेज को की कम से कम रिलीवेंसी देखती क्या? नहीं, रेलेवेंसी तो कोर्ट ने बोल दिया कि ये पूरे उस चेन ऑफ सर्कमस्टेंस दिया हो सकता है वो कोठा किसी और में और बिल्डिंग का हो। नहीं सर, वो तो इसका क्योंकि उसके अंदर जो नंबर है सर, ये जो किराएनामा है इसके अंदर वो नंबर नहीं लिखा जो सर दाखिल उस समय तो वो म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल काउंसिल बनी ही नहीं थी, ये जिस समय का किराया नामा है। ये बाउंड्रीज भी नहीं लिखी इसके अंदर जी सर। किराएनामे में। सर बाउंड्रीज आपने दावे में बोली है, बट हमने जो एविडेंस, this किराएनामा is in relation to the suit property or ये दिस शुड कम फ्रॉम द डिफेंस व्हेन दे क्रॉस एग्जामिन मी कि ये किरायानामा किसी और प्रॉपर्टी का है। आपने जो म्युनिसिपल की रिसीप्ट्स और वोटर लिस्ट बताई है वो कोई और प्रॉपर्टी है, हम कहीं और निवासरत हैं, बट ये डिस्प्यूट नहीं आया। ये तो बस सिंपली यही बोलते रहे कि आप मालिक नहीं है। देयरफॉर आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टी इन फैक्ट इज एडमिटेड। सर आप देखें ना, अगर ये दिस इज एडमिटेड, कुछ नहीं है, डिस्प्यूट में नहीं है। अगर ये इनको ये कहना था कि हम इस प्रॉपर्टी में निवासरत हैं, ये किरायानामा किसी और प्रॉपर्टी का है, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं होने से, ये वेग होने से तो बता दीजिए। सर मैंने इसमें आपको दिखाया ना, किरायानामे के बाद ये रसीद भी आई है और म्युनिसिपल के जो रिकॉर्ड्स हैं 25 खारिज हो जाती है फिर अलग मैटर है। माय लॉर्ड्स हो जाती है साहब रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट फाइंड फैक्ट, लेकिन वो एडमिट हो गई, आज पड़ी हुई है यहाँ पे सर। नहीं। अब अनमें कोई प्रश्न आ सकता है, माय लॉर्ड, इवन इफ यू हैव नॉट रेज्ड, दे हैव नॉट रेज्ड, यदि कोई क्वेश्चन आ रहा ये है तो प्योर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है सर। अब ये ऐसे केस में ये सवाल ये आता है, आज डिग्री आपको क्या दी जाए, ऑन द गिवन फैक्ट्स आपको डिग्री क्या मिल जाए? माय लॉर्ड, अभी देखिए प्रॉपर्टी which is identified by P3 and P4 and then P25 to 28 रिटर्न टेनेंसी है, सर। रिटर्न टेनेंसी में एक कोठा लिखा है, आपने पूरी हवेली उसमें शामिल कर दी। नहीं, हवेली है ही नहीं वो तब हवेली माने हाउस, सर। हाउस नंबर 149। हाँ उसमें है, ये डिस्प्यूट This house is consist of 1 room or 4 rooms. that has to come from the defendant. He has to make a statement denying or asserting that there is vagueness in that document and this doesn't pertain to the alleged. क्या कोर्ट ने ऐसा लिखा है कि पहले एक कमरा है इनके पास बाय वे ऑफ P3 किया, बाद में इनके पास 3 नहीं सर, कोर्ट ने तो कंपोजिटली 6 एग्जिबिट्स को इकट्ठे रीड किया। 6 एग्जिबिट में ऐसा कहीं लिखा है कि एक कमरे के अलावा भी इनके पास है? भवन क्रमांक आ गया। नहीं, इसमें आ गया ना भवन, ये एक कमरा,
भवन के साथ साथ आप देखें तो इसकी फोटो तो देखें, वो भी तो आ गई है आइडेंटिफाई करने के लिए, आप देखेंगे और उसमें वही दिख रहा है जो मैं कह रहा हूँ कि ये अंदर अंदर दीवार बना के उसको छोटे छोटे उसमें वो निकाल रहे हैं। आप P16-17 की फोटो देखेंगे, मतलब हर तरीके से लैंडलॉर्ड हैज मेड एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग व्हाटएवर एविडेंस ही कुड इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स आल्सो, वो भी पुट अप कर दी कि किस प्रकार का निर्माण बनाया जा रहा है। Sir, this room in which we are appearing before your lordship, this is also one room, but size is something else. अब इस कमरे को 10 कमरों में कन्वर्ट किया जा सकता है बाद में कभी भी। एलिगेशन भी यही है, कंस्ट्रक्शन निर्माण हो रहा है, उसको बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, सब फोटोग्राफ्स भी आ गई। दैट प्रॉपर्टी स्टैंड्स आइडेंटिटी। ऐसा है क्या कि पहले एक कमरे के बाद इन्होंने जो है, अच्छा ये आपका कहना है? हाँ सर, 12(1)(c) का जो दूसरा ग्राउंड अटैक का वो यही है। सर इसमें आपको क्लियर नहीं करना पड़ेगा कि इन्होंने जो है पहले इनके पास क्या था, एक कमरा था, बाद में आपने ये तो कहा है कि उस कमरे को उन्होंने दुकान का रूप दे दिया है सर लेकिन अब इनसे खाली क्या कराओगे? ऐसा कुछ नहीं लिखना पड़ता किताब में। सर जो म्युनिसिपल रिकॉर्ड में जो हाउस नंबर आया है रिकॉर्ड क्लियर नहीं हो रहा है सर, इतना क्लियर नहीं हो रहा है जितना मतलब होना चाहिए। but ultimately if it goes to the court, then at the worst the court is going to confine us to the documents. इनका ऐसा, इनका भी तो डिफेंस देखा जाएगा। They also have to come up with this defense at the first instance. कोर्ट में नहीं है आज Sir, मान लो कोर्ट में नहीं है और हमें दावा डिग्री करना है। my lord, that would be in the trial. अब ये ट्रायल के बाद अगर दो कोर्ट की डिग्री के बाद when matter is there, सबको डिग्री कंफर्म तो, लेकिन डिग्री क्या मिल रही है आपको? डिग्री इफेक्टिव डिग्री है। sir, डिग्री डिग्री अगर effective नहीं in the sense कि property cannot be identified, that objection can only be taken at the stage of trial by the defendant कि plaint is vague in terms of description. लिया गया है तो वहाँ लिया जा सकता है, कोर्ट कैन सी। सर ये सेकंड एपेलेट स्टेज पे मेरा ऐसा कहना है कि ये नहीं देखा जा सकता। नाउ इट कैन ओनली बी सीन बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अब इस स्टेज पे, सेकंड एपेलेट स्टेज पे जब दो कोर्ट की फाइंडिंग आ गई है, दो कोर्ट की फाइंडिंग आ गई कि नो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। हाँ कोर्ट की फाइंडिंग आ गई, नो डाउट। यस टेनेंट एंड यू आर लैंडलॉर्ड, सर, यू आर ओनर, ये अभी My अंडर डिस्प्यूट है तो मान लो डिक्री इनएग्जीक्यूटेबल है। आज इनसे क्या खाली कराया जाएगा? सर ये तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट देखेगा, प्रोवाइडेड वंस योर लॉर्डशिप कंफर्म्स द डिक्री। तो देखेगा जब यहाँ नहीं हम बैठे हों। तो सर आप पहले हमारी डिक्री कंफर्म कर दें, मैं फिर आपसे ये आर्गुमेंट करूंगा। बैठे हैं तो हम नहीं देख सकते क्या? नहीं, सेकंड एपेलेट स्टेज में इट इज नॉट परमिसिबल। At the second appellate stage, my lord, this is a question. एक बात बताइए, डिग्री के अंदर दिया क्या है? हम आप बता दीजिए, हम दे दे, हम कंफर्म करते हैं, मान लो इस डिग्री को, तो किस चीज को कंफर्म करते हैं? Sir, at the worst, what is written in the किराया? तो हमारा सूट तो नहीं जाएगा, हमारा सूट नहीं जा रहा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब ये कितना मिलेगा या कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा, ये तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट। Can this be a subject right now, my lord, at the stage of consideration? Property is not identifiable, you are not entitled to degree. My lord, the person. You can see one judgment of High Court. My lord. The property is not identifiable. My lord. You are not entitled for degree. That has to. नहीं, इतना easy नहीं है 7 That has to come from the trial. ये वहाँ ऑब्जेक्शन आना चाहिए। ऑब्जेक्शन का सवाल नहीं है, ये आप बताइए ना, आप आगे से बता दीजिए ना क्या डिग्री दे दें। हाउस नंबर वो है सर, हाउस नंबर से डिग्री थोड़ी होगी सर, मकान नंबर दिया है उसमें, उस पे होगा। क्या होता है हाउस नंबर? ये कोई ऐसा खसरा नंबर नहीं है। हाउस नंबर अकेला और एरिया है नहीं उसमें। हाउस नंबर, एरिया, 100 स्क्वायर फुट हम तो कहीं का भी दे देंगे, 100 चलो इस खुलने का उस खुलने का। हाउस नंबर के साथ एरिया तो बता दो। फिर एक वहां पे एक कमरा मान लो, वहां 4 कमरे निकले, हाउस नंबर, एक कमरे की डिग्री दे देते हैं आपको। चलो मान लो यदि आज डिग्री दावा होगा, तो होगा जो आप मांग रहे हो। ये वैसा मैटर नहीं है कि एक कमरा है और बाद में जो है आगे के पोर्शन में उसने चबूतरे पे निर्माण कर लिया हो तो वो भी डिग्री के साथ चला जाएगा। कई केसेस में ऐसा होता है, आप देखेंगे किसी को दुकान के आगे उसने 8 फुट पे जो है टी शर्ट लगा दिया
अब वो कहने लगा था मैं इस पे तो सरकार का किराएदार हूँ, तुम तो पीछे वाले का ले लो, आगे वाले का ले ही नहीं सकते क्योंकि मैं तो सरकारी जमीन पे बैठा हुआ हूँ। तो एक जजमेंट में कहा कि नहीं तुम तो सरकारी जमीन से भी जाओगे क्योंकि तुम मुंह पे बैठे हुए हो। सर लेकिन यहाँ मान लो पीछे बैठा है तो आप इसको कैसे ले लो कब्जा? इनका अभी तो- एडमिशन ही आया है सर, इनका अगर इनकी मानाचंद मुखिया की जो गवाही हुई है उसमें वो कह ही रहे हैं, उसमें मतलब इतना वेग है कि 5 से 7 कमरे हैं ऐसा गवाही में बोल रहे हैं, उसका भी एरिया नहीं बता उससे रहे। मतलब ही नहीं, यहाँ पे 5 है कि 7 है, आज इनको कितने दें? इस डिग्री के ताबे क्वेश्चन जो आ रहा है, भाई मान लो अभी मैं इसको इसको यहाँ छोड़ दूं ऐसे ही, तो मैं तो फिर पूरे जजमेंट में तो लिखना पड़ेगा ना, एक कमरा वाज वन रूम वाज गिवन बाय वे ऑफ सो एंड सो रेंट व्हिच इज ए पार्ट ऑफ हाउस नंबर सो एंड सो। वो कमरा आगे है, पूरा है, पश्चिम में, उत्तर है, दक्षिण में, कहाँ स्थित है? अब देखिए ऑर्डर 7 रू 3 पढ़िए। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। बट वो ऑब्जेक्शन मेरा यही कहना है, 7 रूल 3 का ऑब्जेक्शन के लिए ये कोर्ट भी कर सकती है इस काम को, केवल सर। डिफेंडेंट नहीं करेगा। 7 रूल 3 के अंदर आप देखेंगे कि जैसे दावा पेश होता है वो देख सकती है, वो नजरी नक्शा बना कई लोग लगा देते हैं, कुछ लोग दूसरा नक्शा लगा देते हैं, कई लोग नक्शा ही नहीं लगाते, कई लोग बाउंड्रीज में लिखते और लिख चल पड़ते हैं आगे। कोर्ट ने यदि देखा तो कोर्ट कह सकती है मिस्टर आपने ये 7(3) की कंप्लायंस नहीं की, इसको करें। हाँ, खारिज नहीं कर सकती कोर्ट जो है उस आधार पर। कोर्ट कह सकती है कि आप बताइए तो आपको चाहिए क्या। इसका हाँ, इसका नहीं बताया गया और आखिरी तक डिग्री फाइनल हो गई सुप्रीम कोर्ट तक, तो फिर सर जो है एग्जीक्यूटिव कोर्ट में भी ये प्रश्न उठाया जा सकता है जैसा कि 2003 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। लेकिन अभी तो यहाँ खड़े हो आप, एक कोर्ट भी है, सर एग्जीक्यूटिव कोर्ट अभी आएगी बाद में जब झगड़ा होगा। जब एग्जीक्यूटिव कोर्ट में वो चीज उठाई जा सकती है। हालांकि डिग्री डिग्री इज नॉट गोइंग टू बी ए रिडंडेंट डिग्री बिकॉज ऑफ दैट आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी। तो एक जितना वेग है ये हमसे कुछ भी ले सकते हैं। इनका है क्या वहाँ, सिवाय इसके सिवाय इसके कुछ नहीं, सिवाय इसके हमारा कुछ नहीं, तो कब्जा इनका है, क्या? इनका कब्जा है, अवैध कब्जा है इनका। हाँ। ये कैसे लेंगे? नहीं अभी ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ। जी आपने तो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं रेज किया। इसका एक आंसर शायद ये हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जब डिफेंस रेज किया, इन्होंने कहा कि हम प्लेंटिव के टेनेंट नहीं है, प्लेंटिव मालिक भी नहीं है इस प्रॉपर्टी की, जो सू प्रॉपर्टी बता रहे हैं मकान नंबर, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है और इसी प्रॉपर्टी का सूट प्लेंटिव ने स्टेट के अगेंस्ट फाइल किया, उसके 2 जजमेंट एंड डिक्री आपने एग्जिबिट D2 D4 करके फाइल किए, उसमें भी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो रही, क्योंकि उस केस में हमने एरिया और सारी चीजें लिखी जब हम शासन से लड़ रहे थे, और उसमें बताया है कि ये किराएदार इसमें बसे हुए हैं हमारे, और हम स्टेट से लड़ रहे थे। तो वो डॉक्यूमेंट तो आप भी लेके आए D2 और D4 के साथ, वो जब जजमेंट की, जब स्टेट से लड़ रहे हैं तो ये और यही प्रॉपर्टी में हम कब्जे में हैं, और इसलिए हम इस डिग्री क्या दी है जरा दिखाओ। किसमें सर कोर्ट ने डिग्री दी है, विवादित जो किराया पता तो लगा विवादित क्या है, भागीरथ संपत्ति क्या है। हाँ जजमेंट भी देखेंगे सर। भागीरथ संपत्ति यदि आइडेंटिफेबल नहीं है तो फिर कैसे होगा? हाँ, दाविया आज स्थान भी हो सकती है, आप आज भी कर सकते हो, आप उसको क्लियर बता दो हमें क्या चाहिए, हम दे देते हैं। दाविया संपत्ति चाहिए दाविया संपत्ति आप बताएं। जैसी डिग्री मिली है, जैसी डिग्री मिली है, then ये लॉर्डशिप में प्रतिवादीगण दाविया स्थान का एक दादेपत्र वादी को प्रदान करें, प्रतिवादीगण सर। जो किराया न्यायालय में जमा किया। अब दाविया स्थान बता दीजिए आपने कैसे लिखा है, क्या नक्शा लगाया है क्या? दाविया स्थान बता दीजिए, माना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन दाविया स्थान का पता तो लगा है। मकान नंबर नगर पालिका के महीने में 4 बार बदलते हैं। सर दैट शुड कम नहीं ये वो वाले ये- मकान नहीं है, फार्म 4 कॉलोनी के अंदर एक बार मकान नंबर पड़ गया है, कौन सा होता है CDEFGH। सर मेरा ये कहना है, मकान नंबर तो हर साल आता है, वो एक ऐसे गोला बना के वो नया नंबर आ जाता है। मकान नंबर इज सफिशिएंट सर, आइडेंटिफाई। मकान नंबर सफिशिएंट नहीं है। मकान नंबर क्या होता है, पता लगा 4 लोगों ने टैक्स जमा कर दिया उसमें तो 4 नंबर डाल जाता है वो। 4 किराएदारों को एक नहीं ही बट नंबर इन्होंने तो ये कहा कि इन्होंने तो कभी नहीं डाला टैक्स, ना टैक्स भरा ना किराया दिया। टाइटल ओवर द हाँ। प्रॉपर्टी, आपकी बात मैं ये नहीं कह रहा, ये मालिक हैं। हाँ नहीं मालिकाना में मैं ना मैं प्रॉपर्टी के
आइडेंटिफिकेशन की आप बात किसी कर रहा हूँ प्रोजेक्ट का मालिक नहीं हो। कि इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमने टैक्स भरा हो या हमने किराया दिया हो, ये मकान नहीं है वो मकान है। क्या होगा, मान लो इन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में भी अतिक्रमण कर रखा हो वहाँ, सर। आप तो मकान नंबर 149 में सारे कब्जा ले लोगे जाके, तो My lord। डिग्री है कोर्ट की। भाई ये इतने समय में 25-50 साल में इन्हें और भी अगल बगल कब्जे कर लिए होंगे, गुलचंद की दुकान पे, रामचंद की दुकान पे मान लो, तो क्या इस डिग्री में सबके कब्जे हट जाएंगे? ये मतलब मन में प्रश्न आ रहा है ऑर्डर 7 रूल 3 की लाइट में। और ऑर्डर 7 रूल 3 दिखने में छोटा है, लेकिन उन्होंने तैयारी की होती तो उनको लगता कि अच्छा ग्राउंड है ये। 7 रूल 3 पे दावा जो है सेकंड अपील में खारिज हुआ था। और एक इसमें और जो आइडेंटिटी के लिए मैंने सर आपको पॉइंट आउट किया था, इसमें फोटोग्राफ भी एग्जिबिट हुई। दैट इज आल्सो वन थिंग वी शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि उसी पर्टिकुलर मकान की है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। नेक्स्ट वीक में बहस करिए, मैं एक क्वेश्चन ऑफ लॉ बना देता हूँ। तो इस बीच में भाई अल्टीमेटली मैं, देखिए मैं प्राइमा फेसी आपको अभी बता दे रहा हूँ कि मैं रिलेशनशिप पे जो है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कन्विंस नहीं हूँ। फाइंडिंग कोर्स रिलेशनशिप की प्रॉपर दिख रही है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी सर क्योंकि मैंने अभी वो एस्टैब्लिश हाँ, नहीं अभी किया। प्राइमा फेसी तो मतलब जितनी बहस है। लेकिन ये जो बात आ रही है कि ये बाहर कहाँ, किस जगह से बाहर होंगे, दुकान से जाएंगे, मकान से जाएंगे? 7-3 की एक बना दें, उस पर फिर एड्रेस करते हैं। अगर 7-3 में नहीं है प्रॉपर डिस्क्रिप्शन तो सूट डिसमिस हो जाता है। आप तो हमें एक कमरा बता दो कौन सा चाहिए आपको, वहाँ पे जो भी है सर फिर पता तो लगे कहाँ पे है। सर जो फोटो मैं आई कैन कन्फाइन देन माई सेल्फ टू दैट। तो आपको दावे में फिर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये फोटो जो है सर, आप फोटो देख लें सर, फोटो फाइल किया हुआ है इसमें, और तीनों चारों एंगल से हर कॉर्नर की फोटो है, तो देयर इज नो कमरा है क्या इन पे? माय लॉर्ड। एक ही कमरा है? उसमें आप देखिए ना, दिख ही रहा है वो बड़ा सा जैसे हॉल टाइप का कमरा होता है उस टाइप का है। उसमें अंदर आप देखेंगे, एक बार फोटो देख लें, आई थिंक दैट विल क्लियरली। दो फोटोज हैं सर, दो सेट्स हैं, P16-17 और P19 और 20 प्रॉपरली एग्जिबिट हुए हैं, फोटो की रसीद के साथ, नेगेटिव के साथ। इट हैज बीन एडमिटेड इन एविडेंस। चारों तरफ का है, इनफैक्ट ये दो तरफ से इसमें खुला रास्ता, सड़क वगैरह सब दिख रही है। 16-17 दीवार से दिख रही हाँ है। ये जो बना रहे हैं, और 19 और 20 देखें सर, और रसीद के साथ है, नेगेटिव के साथ एग्जिबिट हो गई है। एंड दिस मेक्स दी पार्टी का एरिया है ना, कुछ तो आप आपको कुछ भी लिखने थे दावे के अंदर ही। सर, मेरा आपसे ये निवेदन है, जो जिसमें इसमें जो दिख रहा है फोटो, जो हमने अपनी गवाही में एग्जिबिट करा दी, इनको भी कन्फ्रंट कराएगा। इन्होंने कभी ये नहीं कहा during the course of the arguments, this court finds that one more substantial portion of law is arising in this second appeal for consideration of this law. Whether in absence of due compliance of provision contained in order 7-3 CPC, the plaintiff is entitled for decree. और कोई तो नहीं है? सर, मेरा निवेदन है, क्वेश्चन मे बी framed in a way that whether there is compliance of order 7 rule 3 or not, and what effect it will have on the decree. क्योंकि अभी तो आप हमको परमिट थोड़ा सा आर्ग्यू करने के लिए देंगे। मेरा ये निवेदन है कि आई विल ट्राई टू आर्ग्यू दैट देयर इज सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन। इस पर बहस कर सकते हैं ना? नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि डिस्क्रिप्शन नहीं है, और ऐसे का उसका आंसर थोड़ी आ गया इसका। नहीं, क्योंकि तो जैसा ये क्वेश्चन बना है,
कभी सर आई डोंट नो वेयर दिस कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? अदरवाइज यदि हमने तो लिख देंगे कि डिस्पाइट देयर बीइंग वैसे ही लगभग वैसा ही है। नहीं है सर, वो लगभग वैसा ही है। नहीं, वो लगभग वैसा ही बना है कि डिस्क्रिप्शन नहीं है प्रॉपर्टी। तो बनेगा, नहीं। अदरवाइज क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। फिर नहीं, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर बनेगा ही नहीं। सर मेरा ये निवेदन है कि कंप्लायंस से फिर क्वेश्चन कहाँ बना? क्वेश्चन ये मेरे हिसाब से सर, मेरा ये निवेदन है, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट है कि नहीं है। ये तो ये नहीं, इतनी देर से बहस सुन रहे हो, तुम थ्री नहीं सुन पाए? इतनी देर से आप भी तो बहस सुन रहे हो। इनने एक लगा दिया, उसमें 13 कर दिए। क्वेश्चन तो यही बनेगा सर, ये क्वेश्चन का जो मैं समझ पा रहा हूँ देखो, क्वेश्चन तो यही बनेगा। आप कुछ भी समझते रहो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर फिर आप आंसर दोगे कि देयर इज कंप्लायंस, तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। माय लॉर्ड, If you are able to satisfy that there is proper compliance, this question doesn't arise, ये लिखा जाएगा और cancel. If you are able to satisfy that there is proper compliance of order 723 CPC, or this question cannot be raised at this stage because they did not raise any objection before the trial court, then it will be answered that this does not arise. ये बहस तो आप सर तो फिर मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, then the two questions will arise. मंडे नहीं, उसके बाद लगा दें सर। सर वेडनेसडे तो मैं हूँ नहीं, आप दिवाली के बाद लगा दें। 4 हमारी मेहनत खराब हो जाएगी। देन फिर मंडे लगा दें। मंडे दिवाली के बाद, मंडे लगा दें। चलो दिवाली के बाद लगा नहीं दें। नहीं, मंडे लगा दें। मंडे नहीं, मैं तो वीक नेक्स्ट में वीक का वेडनेसडे लगा रहा था। बुधवार 23 तारीख को, सर 23 को लगा 23 को लगा। 23 को। मेरा ये निवेदन था कि दो क्वेश्चन आइडियली, whether the property has been sufficiently identified or not. उसका एक ही बात है, 18 नहीं, मुझे जो समझ में आ रहा है लॉर्डशिप से क्वेश्चन से कि ये फैक्चुअल हो गया है कि प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? नहीं तो भाई क्वेश्चन है सर, ये उसमें जैसा लिखा है, मुझे जो समझ में आया वो मैंने कहा। तो मुझे मौका ये मिलना चाहिए कि ये पहले मैं बोलोगे ना कि सर दिस क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता बिकॉज़ इट इज सफिशिएंटली वो कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज से सर फिर वो कोर्ट इज कन्फाइंड टू दैट, तो अभी तो एक आध हफ्ते तो यही रहेगी। आपकी रहेगी सर। आई डोंट नो द रिजल्ट ऑफ द जजमेंट, इट माइट गो टू सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन पर एक बार सर जैसा बन जाए फिर तकलीफ ऐसा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी परेशान मत हो। जी। प्रॉब्लम